हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने जो पिछली क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत में सामाजिक व्यवस्था के बारे में, आज उसी श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे मुगल काल में सामाजिक व्यवस्था। ठीक है ना। इसमें हम ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सल्तनत से मुगल काल में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें किस तरीके से आपका परिवर्तन हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुए और क्यों परिवर्तन हुए। क्योंकि अगर दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तो हम कभी भी चीजों को अच्छे ढंग से ना याद कर पाएंगे ना समझ पाएंगे। मेरी क्लास का एक उद्देश्य दोस्तों आपके साथ ये है कि आप चीजों को अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से तो पढ़ें ही पढ़ें, साथ के साथ अपना जो सामाजिक ज्ञान है, अपना जो बौद्धिक ज्ञान है, उसको भी अपना विस्तारित करें। ठीक है ना। तो इसमें हम आज बात चर्चा कर रहे हैं मुगल काल में सामाजिक व्यवस्था। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQ चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ओके। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मुगल काल में सामाजिक व्यवस्था। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश की थी, उसी तरीके से हम यहां पर कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े थोड़े तरीके से। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि दिल्ली सल्तनत में उनका जो ढांचा है वो किस तरह का था, मुस्लिम जो प्रजातियां हैं, सामाजिक ढांचा, महिलाओं की स्थिति, दास प्रथा, शिक्षा प्रणाली एवं अन्य जो चीजें हो सकती हैं वो भी इसमें और क्या क्या है, उन सभी चीजों पर मैं चर्चा की थी। आज उसी सारी चीजों को उसी क्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, खासकर मुगल काल में। देखिए, मुगल काल और दिल्ली काल दोस्तों ध्यान रखना, एक कहा जाए मध्यकाल का एक क्रमिक विकास है। बस अंतर क्या है, शासक परिवर्तित हुए लेकिन सामाजिक स्तर पर चीजें लगभग वही हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं कि समाज में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता, केवल शासक बदले हैं, शासक का नाम बदला है, शासक की अपनी सोच बदली है। बस उनको दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कहते हैं और इनको मुगल कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन सामाजिक जो ढांचा है यानी उसका जो स्वरूप है, ठीक है ना, उसकी जो वर्ण व्यवस्था की स्थिति है, उनकी जातिगत व्यवस्था की स्थिति है और अन्य चीजें हैं, वो सब पहले की तरह उसी तरह का आधार है। हाँ, इसमें होता क्या है कि आपको मैंने इतिहास में एक चीज और समझाई थी कि इतिहास, लोग कहते हैं कि राजा महाराजाओं का इतिहास है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि इतिहास राजा महाराजाओं का नहीं, आम जनता का इतिहास है, मानव प्रजाति का इतिहास है। मानव जीवन जितने अवधारणाओं के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे मानव जीवन के जितने पक्ष हैं, उन सभी पक्षों के विकास का इतिहास है। कैसे? हमारा तुम्हारा सबका है। इसमें हमारा एक पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष, एक राजनीतिक पक्ष, एक प्रशासनिक पक्ष, एक आर्थिक पक्ष, ठीक है ना, एक धार्मिक पक्ष, एक वैज्ञानिक पक्ष, एक कला संस्कृति का पक्ष। ये सारे अलग अलग पक्ष हैं और हम सब लोग दिन प्रतिदिन इन सभी पक्षों में अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। हम सामाजिक प्राणी भी हैं, काम धाम करते हैं तो अर्थव्यवस्था में है, राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां भी हैं। ठीक है ना। हम वैज्ञानिक सोच का विकास करते हैं, वैज्ञानिक चीजों का, उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप इस समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। तमाम सारे हम लोग डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। और एक कम्युनिकेशन संचार के साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब विज्ञान है। हम लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, सब कुछ जी रहे हैं। ध्यान रखना, हम अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसके लिए उपवास रखते हैं, वो हमारा धार्मिक पक्ष है। घर में बहुत सारी चीजों को हम सुंदर तरीके से सजाते हैं। ठीक है ना। हम गाने सुनते हैं, हम किसी का नृत्य देखते हैं, हो सकता है कि हम मूवी देखते हो। ये हमारे कला संस्कृति के पक्ष हैं। यानी कि एक मनुष्य अपने जीवन में सभी पक्षों को जीता है और इतिहास इन्हीं सभी पक्षों का क्रमिक विकास को दर्शाता है कि जीरो से, यानी जब से मनुष्य ने विकास किया तब से लेकर के अब तक इनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना।
अब कहोगे फिर राजा महाराजा क्यों पढ़ते हैं? इतिहास में तो यही पढ़ाया जाता है। राजा महाराजा हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब शासन व्यवस्था होती है तो वो एक शासन काल उस राजा के नाम से जाना जाता है, और हम केवल इतिहास में उन्हीं राजाओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जिन राजाओं ने अपने मानव जीवन के इन्हीं सभी पक्षों में, किसी एक में या सभी पक्षों में जो प्रभाव डाला है, उस प्रभाव को पढ़ने की वजह से उसको पढ़ते हैं। अन्यथा कौन किसका बेटा है, कौन किसका बेटा नहीं है, हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिसको अपने खानदान के नाम याद करने हैं, उसके खानदान का उन लोगों को याद करने दीजिए। हम यहां पर केवल केवल उन शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारतीय इतिहास को प्रभावित करने की कोशिश की है, चाहे सकारात्मक रूप से और चाहे नकारात्मक रूप से। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। इसी क्रम में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जब हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत के समय में सुल्तान शासकों ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया था, उस समय उनकी सोच क्या थी, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा था। उसका हल्का सा मैंने हिंट किया था कि उस समय जो मुस्लिम शासक, जो लोग आए थे, वो अपने कई कई अलग अलग दलों के थे, कई अलग अलग प्रजातियों के थे। उनमें तुर्की भी थे, ठीक है ना, उनमें अरबी भी थे, हबसी भी थे, अफगानी भी थे, हिंदुस्तानी भी थे, ठीक है ना। इस तरीके से वो दल थे, और उन दलों ने अपने अपने स्वरूप के अनुसार भारतीय सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित भी किया था, ठीक। अब उसी तरीके से अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बाद मुगलों के समय में। तो मुगलों ने इसमें क्या क्या परिवर्तन किया, कैसे कैसे किया, यही हमको देखना है। यानी कि जो ढांचा है, ढांचा पहले की तरह ही है, बस उसमें थोड़े 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 जो परिवर्तन हुए हैं उनको जान लेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, मुगल काल की विशेषताओं को भी पढ़ लेंगे और साथ के साथ आप दिल्ली सल्तनत से तुलना भी कर लेंगे, दिमाग में सेट भी हो जाएगा। बस इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इतिहास कभी भी बेवफा नहीं है, ध्यान रखिएगा, कभी बेवफा नहीं है। इतिहास आपके साथ, हमारे साथ हमेशा चलता है, और इतिहास आपको हमेशा सच दिखाता है। अगर आपने सच पढ़ा है तभी तो इतिहास से हम सबक लेते हैं, वर्तमान का निर्माण करते हैं और भविष्य के लिए नीतियां बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम फिर से पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर लेते, चाइना के साथ दोस्ती कर लेते, तो वो फिर हमारे साथ धोखा करते। इतिहास ही तो हमको बताता है कि भाई इन पर भरोसा मत करना, चाइना भरोसा मत करना, 3 बार धोखा दे चुका है। पाकिस्तान भरोसा मत करना, हम यहाँ गले मिल रहे हैं और पीछे से जाकर वो चाकू घोंप रहा है। कारगिल में अपने सैनिक घुसेड़ दिए उसने, लाहौर में हमारा स्वागत कर रहा है और इधर कारगिल में सैनिकों को भेज रहा है, आतंकवादी या कुछ और बना करके। ये इतिहास ही हमको बताता है, इतिहास ही हमको बताता है कि हमारे अपने कौन है, पराये कौन है, किससे संबंध रखना है, किससे संबंध नहीं रखना है। बात समझ गए? इसलिए इतिहास उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तुलनात्मक तरीके से, अच्छे तरीके से। इतिहास कभी बेवफा नहीं है, वफादार है, आपको सही चीज बताता है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मुगल काल में सामाजिक व्यवस्था, ध्यान रखना, मुगल काल में सामाजिक व्यवस्था में बात करें तो ध्यान रखें वही 4-5 पॉइंट हैं। इसमें मैंने प्रजातीय जो पॉइंट है उसको मैंने नहीं लिखा है, मैं चर्चा करूंगा, यहां पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो वही प्रजाति परंपरा है, सामाजिक ढांचा है, महिलाओं की स्थिति है, दास प्रथा है, शिक्षा प्रणाली है, और अन्य गतिविधियां जैसे खान पान, मनोरंजन, खेलकूद, वेशभूषा, इस तरह की चीजें जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाता है। इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। तो इस काल में देखेंगे तो मुगल काल की सामाजिक व्यवस्था का जो आधार है दोस्तों, इसका आधार बिल्कुल पूर्व की भांति ही है। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से पूर्व की भांति यानी कि दिल्ली सल्तनत ही है। दिल्ली सल्तनत में जैसा सामाजिक ढांचा था वैसा ही यहां का ढांचा है, उसमें कोई विशेष नहीं है। यानी कि जैसी हिंदुओं की स्थिति वैसी ही है, मुसलमानों की स्थिति है वैसी ही है, ठीक है ना। यानी कि इसमें कोई विशेष, बहुत ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं है, विशेष कोई परिवर्तन नहीं है। हिंदुओं में भी और मुस्लिमों में भी उनके ढांचे में कोई विशेष ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, इस काल में हमको दिखाई देता है।
ध्यान रखना कैसे दिखाई देता है। हिंदुओं के संदर्भ में देखें तो यहां पर हमको कुछ नवीन परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए कुछ नवीन परिवर्तन है। सामाजिक व्यवस्था यानी कि प्रजाति व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान रखना नवीन परिवर्तन क्या है। पहली बार एक नया सिख संप्रदाय विकसित हुआ, यानी कि भारत में एक नवीन सिख संप्रदाय यानी सिख धर्म यहां पर उभर के सामने आया। पहली बार सिख संप्रदाय उभर के सामने आया, ठीक है ना, ध्यान रखना। दूसरा इस पीरियड में एक चीज और दिखाई देती है, वो है ईसाई लोगों की संख्या में वृद्धि होती है। संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि पहले क्या थे, हिंदू और मुसलमान ही अधिकांशतः थे, ठीक है ना। हिंदुओं में जैन भी थे, बौद्ध भी थे, वो तो जैसे थे चले ही आ रहे थे, ध्यान रखना। लेकिन इस काल में सिख एक नया संप्रदाय बनता है और ईसाई लोगों की संख्या में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इस काल में आते आते यूरोपीय कंपनियों की संख्या बढ़ने लगी थी। यूरोपीय व्यापारी भारत में आने लगे थे। यूरोपीय व्यापारी, क्योंकि उनकी कंपनियां आने लगी थी। सन 1498 में आपका वास्को डी गामा पुर्तगाली आ गया, उनकी संख्या बढ़ गई, ठीक है ना। उसके बाद डच आ गए सन 1605 में, 1602 में। 1605 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। 1664 में आपकी फ्रेंच कंपनी आ गई। तो इनकी संख्या लगातार बढ़ने लगी, ईसाई लोगों की संख्या। और जब यहां बढ़ने लगी तो नेचुरल सी बात है, हमारा सामाजिक ढांचा जो है वो बदलेगा ही बदलेगा। ये दो विशेष तौर पर देख रहे हैं। और जब ये हो रहा है तो इसी से इनका प्रभाव, सोचिएगा, ईसाई जो लोग हैं इनका प्रभाव आपके मुगल दरबार में भी बढ़ने लगा। मुगल दरबार में भी बढ़ा, यह समझ लीजिए। इस तरीके से ये 3 पॉइंट हैं, ईसाइयों का प्रभाव मुगल दरबार में बढ़ा। क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसी समय में एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, मैं यहीं पर आपको छोटी सी चीज और डिस्कस कर दे रहा हूं, वो देख लीजिएगा। इस काल में जो मुस्लिम प्रजातियां हैं, मुस्लिम प्रजातियां, इनके ढांचे में कुछ परिवर्तन आया, उनमें भी परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया? इस काल में ध्यान रखिएगा, एक नई प्रजातियों का एक नया गुट बनना शुरू हो गया। मुस्लिम प्रजातियों की क्या शुरू हो गई? गुटबंदी शुरू हुई। गुटबंदी अपने अपने प्रभाव को लेकर के गुटबंदी शुरू हुई। किसके लिए? प्रभाव में वृद्धि के लिए, ध्यान रखना। और इस सब पीरियड में आपके गुट कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, ईरानी गुट, जो कि आपके सोचिए कि दिल्ली सल्तनत में नहीं था। ध्यान रखना, ईरानी गुट ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। सोचिएगा, इसी में आपका तुरानी गुट आने लगा। तुरानी गुट, इसी में आपका हिंदुस्तानी गुट आने लगा। ये नए गुट आ गए। पहले क्या था? केवल प्रजातियों के समूह थे। अरबी थे, हबसी थे, तुर्की थे, अफगानी थे, हिंदुस्तानी थे, ध्यान ना। और यहां पर क्या है? गुट हैं, अलग हैं। अब इनमें अफगानी गुट नहीं है। इसका मतलब हो गया इनका प्रभाव थोड़ा सा बड़ा। और इसी पीरियड में ध्यान रखिएगा, इनमें अरबी और हबसी जो गुट हैं, हबसी जो लोग हैं, हबसी मुस्लिम, इनका प्रभाव कम हो गया। प्रभाव कम हुआ, जबकि दिल्ली सल्तनत में प्रभाव ठीक था इनका, यहां पर इनका प्रभाव कम हुआ है। एवरीबॉडी इट इज क्लियर? और हिंदुस्तानी दल को इन लोगों, आप जानते ही हो, इन लोगों में से किस किस ने क्या क्या किया? निजामुल मुल्क आशफ जहां, जिसने हैदराबाद रियासत की नींव रखी। हिंदुस्तानी दल के मैंने आपको बताया ही था, कौन? सैयद बंधु। बात समझिएगा। तो इस तरीके से ये सारी सारी चीजें जो हैं वो बनी थी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को?
तो इस तरीके से मुझे मुस्लिम प्रजातियों के ढांचे में ये परिवर्तन आया। ध्यान रखना, ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं तो इस पीरियड में अब इनके बात आती है कि इनके सामाजिक ढांचे में क्या परिवर्तन आया। सामाजिक ढांचा कैसा था मुगल काल का? ध्यान रखना, सामाजिक ढांचा, इसका भी आधार पूर्व की भांति ही है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जैसा सामाजिक ढांचा था वही है, चाहे वो हिंदुओं का हो और चाहे मुसलमानों का। हिंदुओं में देखेंगे तो वही वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना? ध्यान रखना, हिंदुओं में वही पूर्व की भांति ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। ध्यान रखना। और यहां मुसलमानों को देखा जाए तो मुस्लिमों में भी आपके कौन से? अशरफ हैं, अजलफ हैं, इवन आपके पसमानदा भी हैं। ध्यान रखना, ये सभी तरह के हैं, अशरफ, अजलफ, पसमानदा, ये सब पहले की तरह ही चले आ रहे हैं। अब कहोगे तो फिर इसमें नया क्या हुआ? ध्यान रखना, नया कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो जाति व्यवस्था है, ध्यान रखना, जाति या वर्ण व्यवस्था ये कठोर हो गई थी, कठोर थी। और इस कठोर परंपरा को सोचिए, इस पीरियड में मुगल काल में इस जाति व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की गई। कमजोर करने की कोशिश की गई। अब कहोगे जाति व्यवस्था को कमजोर किसने किया? यस, इस पीरियड में जाति व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश जो की गई, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके भक्ति संतों ने। इसे प्रभावित करने का प्रयास किया, क्योंकि भक्ति संत कभी भी ऊंच नीच, जात पात इन सबको विश्वास नहीं करते थे। यानी कि भक्ति आंदोलन ने, समझ लीजिए, समाज की रूढ़िवादिता, जटिलताएं, उन सबको खत्म करने की कोशिश की। ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन। दिल्ली सल्तनत में भक्ति आंदोलन नहीं था, सूफी धर्म था, सूफी संप्रदाय था। सूफी संप्रदाय केवल इस्लाम की उदार व्याख्या कर रहा था, लेकिन उसका सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान नहीं था। ध्यान रखना, लेकिन इन भक्ति संतों ने क्या किया? सामाजिक रूढ़ियों को, रूढ़ियों पर प्रहार किया, इन पर प्रहार किया। समझिएगा, जो सामाजिक जटिलताएं हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश की, तोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने जाति प्रथा पर प्रहार किया, जाति प्रथा पर प्रहार किया। सोचिएगा, इस तरीके से क्रम से सारी चीजें उन्होंने करने की कोशिश की। इसका मतलब है मुगल काल में जो ढांचा पहले से चला आ रहा था वही ढांचा था, सारी चीजें थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस सामाजिक ढांचे की जो जटिलताएं हैं, रूढ़िवादिता हैं, कट्टरपन है, ठीक है ना, उन सबको इस पीरियड में तोड़ने की कोशिश की गई। इसीलिए भक्ति आंदोलन पूरे भारत में फैला। यानी कि इस काल में हमारे सामाजिक ढांचे पर भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। इनमें सूफी संत भी थे और आपके भक्ति संत भी, यानी कि चाहे सगुण मार्ग के हों चाहे निर्गुण मार्ग के। हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी भक्ति संत हैं उन्होंने सामाजिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश की। तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, शंकर, जितने भी हैं इस पीरियड में, बहुत सारे, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, एवरीबॉडी, दक्षिण से लेकर के उत्तर भारत तक, रामानंद से लेकर के सभी, सब ने इस तरह की चीजों को तोड़ने की कोशिश की। जिनमें कबीर हैं, रैदास हैं, पीपा हैं, धन्ना हैं, ये सब के सब हैं। इन सब लोगों ने इन सारी चीजों की, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इसका मतलब जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, ये क्या है दोस्तों? ये है सामाजिक बुराइयां। क्या है? सामाजिक बुराइयां हैं।
और इन सामाजिक बुराइयों को इन्होंने खत्म करने का आह्वान किया। हम कर पाए या नहीं किया है, कर पाए वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने कोशिश की है। सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की इन लोगों ने कोशिश की, और ये मुगल काल की सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी, ये समझिएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए इसके बाद, अब आ जाइए महिलाओं की स्थिति इस पीरियड में। इस पीरियड में महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी सी बेहतर है। हालांकि ध्यान रखना, इसमें कुछ सामाजिक स्तर पर बुराइयां पहले की तरह हैं, पहले की तरह हैं, यानी कि इनकी जो बुराइयां हैं पहले की तरह ही हैं। जैसे आपकी बहु विवाह, ये पहले से चला आ रहा है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, हिंदू हो या मुसलमान सभी में चल रहा है पर्दा प्रथा, ठीक है ना। शिशु हत्या, खासकर हिंदुओं में शिशु हत्या, इवन सती प्रथा, हिंदुओं में ये परंपरा चली आ रही है, ठीक है ना। ये जो सारी चीजें हैं, ये सामाजिक बुराइयां हैं जो पहले से ही चली आ रही हैं। तब कहोगे कि इसमें थोड़ी सी अच्छी स्थिति क्या है? ध्यान रखना, इसमें आपकी जो महिलाओं की जो शिक्षा है, शिक्षा भी बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। इन्हें कोई विशेष अधिकार भी नहीं है, अधिकार भी कम है, खासकर संपत्ति वगैरह के, वो तो है ही नहीं, इनको कोई विशेष अधिकार नहीं दे रखे। बाल विवाह हो रहे हैं, पर्दा प्रथा हो रही है, शिशु हत्या है, सती प्रथा है, बहु विवाह है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और महिलाओं की शिक्षा पर और उनके अधिकारों के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया, कोई विशेष चीज नहीं थी। लेकिन इस पीरियड में थोड़ा सा चेंज है। यस, इस पीरियड में थोड़ा सा पढ़ी लिखी महिलाओं की जानकारी मिलती है। पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में केवल एक ही सशक्त महिला के बारे में जानकारी मिलती है, वो थी रजिया, ठीक है ना। लेकिन इस पीरियड में देखेंगे, इस पीरियड में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छी विद्वान हैं, जिनके पास अधिकार है और जिन्होंने शासन भी चलाया। अब कहो सर ऐसी कौन सी महिला है? क्यों भाई? रानी दुर्गावती किस पीरियड की है? ध्यान रखिएगा, रानी कर्णावती, जिन्होंने हुमायूं से सहायता मांगी राखी के लिए। ध्यान रखिएगा, ताराबाई मराठा, सोचिएगा, पूरा शासन चलाया अपने बेटे को लेकर के अपने पति के मरने के बाद। ये प्रमुख शासिकाएं हैं हिंदू धर्म की। अगर पढ़ी लिखी ना होती, अनपढ़ होती तो कर पाती? नहीं कर पाती। पढ़ी लिखी भी थी, समझदार भी थी, शासन भी चलाया। ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं, हिंदू शासिकाएं जो पहले नहीं थी, पहले ना के बराबर। अब इस पीरियड में देखेंगे तो सोचिए, इस पीरियड में आप देखेंगे मुस्लिम में आप देखेंगे जहां आरा, नूरजहां। सोचिए नूरजहां, तो सोचिए शाहजहां, वो सॉरी जहांगीर के साथ मिलकर के शासन चलाने लगी, उसके सिक्कों पर नाम लिखा जाने लगा, उसके नाम से मोहर बनने लगी, सारी चीजें होने लगी थी। ओके, नूरजहां, जहां आरा, गुलबदन बेगम जिसने किताब लिखी, क्या उनसे किताब लिखी गुलबदन बेगम ने? बताइए, हुमायूं नामा लिखी या कोई और? चलिए, आप लोगों को याद आ जाएगा, अच्छी बात है। क्लियर एवरीबॉडी? ये सारी चीज आपको दिखाई दे रही है नहीं? एक इसी समय साउथ इंडिया में एक और शासिका है जिसको आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था
चांद बीबी, सोचिएगा, अहमदनगर की चांद बीबी, ये सब पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने शासन भी संभाला, प्रशासन भी संभाला, ठीक है ना, अपने शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप भी किया, बड़े बड़े अच्छे काम भी किए, वो सारी चीजें रही हैं, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते मुगल काल में महिलाओं की स्थिति बहुत गिरी हुई है। एक दूसरा, यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, मुगल काल में इनकी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ प्रयास भी किए गए। महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास, देखिए, अगर सिस्टमेटिक तरीके अच्छे से पढ़ेंगे तो दोस्तों कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी तभी होती है जब हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं, आधे अधूरे तरीके से पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए और अपना समय का सही सदुपयोग कीजिए, अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और जो सपना देख रहे हैं उसको पूरा कीजिए। यस, ध्यान रखना, क्या किए, इस पीरियड में जो सुधार के, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनमें सबसे पहले देखेंगे तो अकबर ने, ध्यान रखना, अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। ध्यान रखेगा, पहला। दूसरा, अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाने का प्रयास किया, ध्यान रखना, और बाल विवाह के लिए उसने बाकायदा विवाह की, शादी की उम्र निर्धारित की, 12 वर्ष लड़की के लिए और 14 वर्ष लड़के के लिए, यह उसने शादी की उम्र निर्धारित की थी। वो अलग बात है कि वो अपने इस आदेश में या इस व्यवस्था में सफल हो पाया या नहीं हो पाया, एक अलग बात है, लेकिन इतना समझिए कि उसने एक कोशिश की थी, बाल विवाह को रोकने की कोशिश की थी, उसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की। सोचिएगा, उसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। ध्यान रखिएगा, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। यस, ओके। तो महिला शिक्षा, सती प्रथा को रोकने का प्रयास, ठीक ना, बाल विवाह, शादी की उम्र का निर्धारण, ये अकबर के कुछ प्रयास थे जो उसने अपने समय में करने की कोशिश की और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का एक प्रयास किया था। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि सिस्टमेटिक तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़िए, आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी बस। और आप जो समय दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें आप जरूर सफल होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता हूं, समझ लीजिएगा। हम लोगों का जो अगस्त बैच है मॉर्निंग का, आपका नया बैच 11 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें केवल आपके 2 दिन बचे हुए हैं, 9 और 10 तारीख। 11 तारीख को सुबह ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये टारगेटेड 2024 के लिए है। अब जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी और बेहतर तरीके से हम लोगों के, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए बैच चलाते हैं। जो लोग आपके साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ लोग क्लास लेते हैं मेरे बैच में, पेड बैच में बैठ के पढ़ रहे हैं ऐप पर, ठीक है ना, वो आपको बताएंगे किस तरीके से क्लास चलती है रियली में, तब उसका फायदा आपको मिलेगा। हम लोग आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य के साथ एक अच्छी रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिनों में से कोई भी जो आपका भाषा हो। फीस इसके लिए मात्र 70,000 रुपए थी, जिसको घटा करके वही रखा गया जो सभी बैच में रखी गई है, 29,999। ये, लेकिन ये तभी आपकी होगी जब आप कोड इस्तेमाल करेंगे MK लाइफ। एवरीबॉडी क्लियर है? बैच आपका सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है और ये पॉलिटी से बैच स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, पॉलिटी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, हिंदी मीडियम में स्पेशली, बात रहे, ध्यान रखिएगा। और इसमें हम लोग बाकायदा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें आप लोगों को मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि आपको एक एक व्यक्ति को एक एक मेंटर दिया जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेक्चर नोट्स, देखिए लेक्चर नोट्स क्या है, जो हम पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी का पूरा PDF आपको मिल जाता है,
आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़िए, ध्यान दीजिए। आपको बुक्स अलग मिलेंगी, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस हैं और मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम है। बोलो ये क्या है, बताते हैं। हम लोगों ने इसके लिए आपके लिए 4 स्ट्रेटजी आपकी बनाई हुई है। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। पहली स्ट्रेटजी में हम आपका पूरा फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं जनवरी तक, ठीक ना। दूसरे स्टेज में जाकर के हम फोकस कर रहे हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा पर, मई तक, जनवरी से लेकर मई तक। तीसरी स्टेज में हम फोकस करेंगे आपके मुख्य परीक्षा पर, और उसमें हम आपके मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम को शामिल किया हुआ है। यानी कि आपको कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है, आपको सारी सुविधाएं, सोचिएगा, हमारे स्टडी IQ के परिसर में उपलब्ध होंगी। आपको यहीं बुलाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद हम यहाँ पर आपको बुलाएंगे। बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के रहने खाने की सुविधा संस्थान की तरफ से होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाकी आपको मेंटर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, फैकल्टीज आपको मिलेंगी जो आपके लिए नए नए टॉपिक तैयार करवाएंगे, आंसर राइटिंग करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे कि मेंस में आप लोग बाहर ना हो जाए। कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी जितनी प्रैक्टिस करेंगे मेंस उतने ज्यादा क्लियर होने के चांस है। और ये बात आप लोग सभी जानते हैं, जितने भी टॉपर हैं सब बार बार यही कहते हैं कि बेटा जितना हो सकता है उतनी आंसर राइटिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स में आपको सारी बात कहनी होती है, बस ये समझ लीजिए। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये इसलिए हम यहां पर आपको बुलाएंगे। और चौथी स्टेज जो होगी वो होगी आपकी साक्षात्कार की। और साक्षात्कार यानी पर्सनालिटी टेस्ट हम इसको मुख्य परीक्षा के तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे। बात समझ गए? ध्यान रखना। और जो लोग 2024 में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको 1 साल की वैलिडिटी और मिलेगी इसमें, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी है कम से कम। तो जो 2025 में टारगेट करना चाहते हैं वो 2025 में ज्वाइन कर सकते हैं, 2024 करना चाहते हैं 2024 के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन टारगेटेड करेंगे तो जितना टारगेटेड मैं तैयारी करेंगे उतना बेटर होगा आप लोगों को। और मैं जहां तक समझ रहा हूं, जो हमारी टीम से बात हुई है, लगा हो सकता है ये लगभग आपका P2I का लास्ट बैच है, खासकर 2024 के लिए, क्योंकि फिर फाउंडेशन बैच हम उतने समय में तैयार कैसे कराएंगे, ये समस्या हो जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम दास प्रथा की तरफ। मुगल काल में सामाजिक व्यवस्था में हम बात करते हैं दास प्रथा। दास प्रथा में इस काल में विशेष परिवर्तन दिखाई देता है, विशेष परिवर्तन दिखाई देता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 2 प्रकार के दास थे, एक बंदा और दूसरा बुर्दा। क्यों दोस्तों, याद आ रहा है कि नहीं? बंदा और बुर्दा। इस काल में जो बंदा दास हैं, यानी कि जो शाही दास होते थे, इन पर प्रतिबंध लग गया, प्रतिबंध लगा, यानी कि इनकी अब स्थिति कैसी हो गई? इनकी स्थिति गिर गई, यानी कि अब इन्हें प्रशासन में शामिल नहीं किया जाता। प्रशासन में अब इनको शामिल नहीं करना, ना इनको अपने घर में कोई अपने घर की बहू बेटियों के साथ शादी करने का अनुमति देगा, ना शासन में भागीदारी करने का, ना किसी को। दिल्ली सल्तनत में ही था, सिर्फ यहां नहीं है। इसका मतलब हो गया इस काल में केवल अब दास कैसे होंगे? केवल बुर्दा दास होंगे, यानी कि केवल बुर्दा दास अब केवल यही होंगे। और ये भी काम क्या करेंगे? ये काम करेंगे सामान्य कार्य। जो सामान्य कार्य करते हैं वही कार्य करेंगे, जैसे घरेलू है, ठीक है ना, किसी की दुकान पर है या कृषि के क्षेत्र में है, इन सभी में ये कार्य करेंगे। यानी कि चाहे बंदा दास हो या बुर्दा दास हो, वो सब यहीं पर आ जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मुगल काल में जो ऊपर की जो बंदा दास की स्थिति है उसमें गिरावट आई, उनको निम्न कार्यों में लगाया गया। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? यह दास प्रथा में परिवर्तन है, क्योंकि मुगलों ने दासों को उतने अच्छे रुतबे पर, उतने अच्छे ओहदे पर रखना बंद कर दिया। मैं देखिए बार बार दिल्ली सल्तनत से तुलना करते हुए आपको करा रहा हूं, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लें। ओके, क्लियर है? जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास जाकर के जरूर देखें, आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा
और आपका को टॉपिक भी तैयार होगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिस तरीके से हम लोग यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी और क्लासेस भी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि हम आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने नहीं जा रहे। ठीक है ना? एंजॉय तो एंजॉय है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं। कोई उछल कूद करके पढ़ाता है, कोई उछल उछल के पढ़ाता है, कोई नाच नाच के पढ़ाता है, कोई चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता है, कोई किसी तरह से पढ़ाता है। अब जिसको जो करना हो करिए। अगर मैंने सोचिए 3-3 बार इंटरव्यू दिया है, सोचना पीसीएस में सिलेक्शन लिया है, तो उछल कूद करके तो किया नहीं होगा। और भविष्य के प्रति गंभीर हूं। पीसीएस में सिलेक्शन लेने के बाद जॉब नौकरी को छोड़ करके आपको पढ़ाने आया हूं, तो इसका मतलब है जब मैंने अपने साथ कुछ नहीं किया तो आपके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं करूंगा, अपने जीवन में उछल कूद तो नहीं करने दूंगा। ये समझ लीजिएगा। उछल कूद करनी है, बिल्कुल करिए, सिलेक्शन ले लीजिए, बढ़िया पार्टी होगी, जिस जगह पर चाहेंगे वहां पर पार्टी होगी, जिस प्रशासनिक व्यवस्था में होंगे वहां पर पार्टी होगी, अच्छे अच्छे लोगों के साथ पार्टी होगी, खुल के एंजॉय कीजिए सरकारी पैसे पर। अभी क्या करना है यार, बाद में करिए ना, ठीक है? अच्छे से करिए, बढ़िया से कीजिए, जिस समय कोई भी आपको टोकने वाला नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आ जाइए इस काल में शिक्षा प्रणाली। दिल्ली सल्तनत में शिक्षा का विकास उतना ज्यादा नहीं हुआ था। इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। ध्यान रखना, इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ। ध्यान रखना, विकास हुआ और इनकी शिक्षा की प्रकृति में भी बदलाव आया। अब कहोगे सर ये ऐसा कैसे हो गया? अंतर आया इस काल में। ध्यान रखिएगा, जो मदरसा हैं, मदरसों में पहले क्या शिक्षा दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा दी जाती थी पहले। अब धार्मिक के साथ साथ अब आपको कौन कौन सी शिक्षा दी जा रही है? अब दी जा रही है आपको गणित की शिक्षा, ध्यान रखना, साहित्य की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा, इन सब की शिक्षा दी जा रही है अब, जो पहले नहीं थी। पहले केवल आपके सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी थी, कुरान वगैरह ये सब पढ़ाया जाता था, मठों में पढ़ते थे, वहां पर भी इस तरह की चीजें थी। हिंदू तब भी थोड़ा विज्ञान पढ़ते थे, लेकिन इस्लाम के आने के बाद, मुसलमानों के शासन काल में, अब इसका प्रभाव भी इस्लामिक संस्कृति यानी कि मुसलमानों में अब विज्ञान, गणित, साहित्य, दर्शन का भी प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि ये सब चीजें पहले हिंदू संस्कृति में पढ़ाई जाती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मदरसों में अभी स्पेशली ये शुरू हो गया। एवरीबॉडी। दूसरा एक परिवर्तन और आया, अब गैर मुस्लिम लोग, ध्यान रखना, गैर मुस्लिम लोग अब फारसी पढ़ने लगे, फारसी भाषा पढ़ने लगे। बोले कि ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्या जरूरत है उनको पढ़ने की गैर मुस्लिम लोग? क्योंकि फारसी भाषा आपकी क्या हो गई? आपकी प्रशासन की भाषा हो गई। बोले सर प्रशासन की भाषा तो पहले भी हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब कंडीशन यह है कि गैर मुसलमानों को अब प्रशासन में ज्यादा संख्या में शामिल होने का मौका मिला। दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं था। जब इनको प्रशासन में ज्यादा बड़ी संख्या में शामिल होने का मौका मिला तो भाषा भी इन लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मौका मिल रहा है तो सीखते। आप लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हैं? आप क्यों नहीं सरकार से आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा आईएएस का एग्जाम में इंग्लिश क्वालिफाइंग नहीं देंगे? क्यों नहीं मना कर देते? क्योंकि पता है कि इंग्लिश पास करने से हम आईएएस बन जाएंगे, पास कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक अधिकारी बन जाएंगे, इसलिए अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं? यस, यही रीजन है। तो जरूरत इंसान को सब कुछ सिखाती है। तो इस पीरियड में प्रशासन में ज्यादा भागीदारी जो मिली गैर मुसलमानों को, उसकी वजह से इन्होंने फारसी भाषा सीखना शुरू किया था, इसलिए फारसी भाषा का और ज्यादा उसका प्रभाव बढ़ा। ठीक है ना? ध्यान रखना, गैर मुस्लिम, विशेषकर गैर मुस्लिम में ध्यान रखना, मूलतः कौन है? हिंदू। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में आपके मराठा भी थे, मराठे भी थे, सब लोग थे। हिंदू मराठा भी कोई और नहीं है, हिंदू ही तो हैं।
ध्यान रखना। ओके एवरीबॉडी, ये है आपका कंसेप्ट। अब इसी में देखेंगे और क्या परिवर्तन आए इस पीरियड में। और परिवर्तन ये आए कि इस पीरियड में आपकी जो समन्वयवादी संस्कृति थी, समन्वयवादी संस्कृति, उसमें वृद्धि हुई। वृद्धि हुई खासकर किसमें? खान पान में, रहन सहन, वेशभूषा, यानी कि पहले से जो चली आ रही थी उसी तरह की इन सब चीजों में और ज्यादा क्या हुआ, आपस में मेलजोल और बढ़ने लगा। एक दूसरे की खान पान से जुड़ी हुई चीजें आप और ज्यादा सीखने लगे। हम कुर्ता पहनने लगे, बात समझिएगा, हम शेरवानी पहनने लगे, बात समझिएगा, इस तरह की चीजें हम लोग करने लगे। अब हम सोचिए हम भी अपने कपड़े मुगल शासकों की तरह बनवाने लगे, बड़े से लंबे से एकदम जरीदार कढ़ाई किए हुए हम भी वो पहनने लगे, कोफ्ता खाने लगे, बिरयानी खाने लगे, ठीक ना, त्योहार उनके जैसे मिक्स करके मनाने लगे, हिंदू भी मुसलमान भी, ठीक है ना, वेशभूषा, त्योहार सब आपस में मिलजुल करके करने लगे। ईद में एक दूसरे के गले मिलने लगे, वो हमारे होली दिवाली में सेलिब्रेट करने लगे। सोचिए जहांगीर आपका दिवाली पर जुआ खेलने लगा, दिवाली पर दीपक जलाने लगे। मुगल दरबार में मुगल शासकों के यहां दिवाली सेलिब्रेट होने लगी। क्यों होने लगी? बस समन्वयवादी संस्कृति के बढ़ने का कारण था, ध्यान रखना, इसकी वृद्धि का कारण था अकबर की धार्मिक एवं राजपूत नीति। ये ध्यान रखेगा, अकबर की धार्मिक और राजनीतिक जो राजपूत नीति है, उसने दोनों संस्कृतियों को, हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों को बहुत नजदीक ले आए, और नजदीक ले आए उसको फिर उन्होंने समाज में, प्रशासन में लागू भी किया। इस वजह से समन्वयवादी संस्कृति और ज्यादा वृद्धि हुई। यस, ये बहुत बड़ा कारण था। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसी पीरियड में एक नई चीज और भी दिखाई देती है। इस पीरियड में ध्यान दीजिएगा, इस पीरियड में शहरीकरण में वृद्धि ज्यादा होती है। शहरीकरण में और ज्यादा वृद्धि हुई, ध्यान रखना। और शहरीकरण में वृद्धि होने की वजह से मिश्रित जो संस्कृति है, ध्यान रखिएगा, और मिश्रित जातियां बढ़ने लगी। मिश्रित संस्कृति और मिश्रित जाति की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्यों? क्योंकि शहर में लोग आर्थिक स्तर पर चीजों को देखते हैं बजाय जाति, धर्म और कर्मकांड को, और गांव में इसका उल्टा होता है। और इस पीरियड में आपको बता दें, इस पीरियड में सोचिएगा, अकबर के पीरियड में लगभग 15% लोग आपके शहर में रहते थे। लगभग 15% लोग शहर में रहते थे। सोचिए इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन होने लगा था। ओके, तो ये आपका प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत में सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ, सारी चीजें हुई। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ठीक है ना? और इस तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने भविष्य को अच्छे से बनाइए, नाचना कूदना वो भी देखते रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है ना, लेकिन उसमें मैं शामिल नहीं हूं। क्लियर? एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय के साथ में, लेकिन कुछ चीजें सीरियसली करिए। और सीरियसली जब पढ़ाई करनी हो तो मुझसे जुड़ जाइए, स्टडी IQ के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरों को दिखाइए कि आप सीरियस नहीं हैं, लेकिन चुपचाप आप साइलेंट किलर की तरह अपनी पढ़ाई कीजिए और रिजल्ट से सबके मुंह पर थप्पा मार दीजिए। उसी तरह का एक मेरा मित्र था, तो जो आज पंजाब में DGP है। सोचिएगा, पंजाब में DGP है, मेरे साथ का मित्र है, 2005 में सिलेक्शन लिया उसने। दिन भर बाइक पे घूमना फिरना, एंजॉय करना, इधर से उधर मस्तीखोरी करना, और 2005 में मेरे साथ इंटरव्यू दिया। सोचिएगा, रिजल्ट आया और IPS की पोस्ट लेकर के पंजाब कैडर को ज्वाइन कर लिया चुपचाप। दुनिया शॉक्ड, यार दिन भर घूमने वाला, बाइक पर लफेबाजी करने वाला, इधर उधर भटकने वाला कैसे कर गया? हमको पता था ना रात को पढ़ाई करता है, सॉलिड पढ़ाई करता है, चुपचाप पढ़ाई कर रहा है वो। बस दुनिया को यही देना है, यही दिखाना है
बस ध्यान रखिएगा। दुनिया को देखिए क्या हम बहस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंजॉय करिए। अच्छा हमको ऐसे वीडियो पसंद है, हमको ये पसंद है, जो करना है करिए, लेकिन पढ़ाई करिए और सिलेक्शन ले लीजिए और जिंदगी को बनाइए और उसके बाद फिर एंजॉय करिए। आज वो डीजीपी है, बेहतरीन ऑफिसर है। वो सब चीजें जो दिखाई देती थी वो कुछ भी नहीं था, वो केवल दिखावा था, सिर्फ दिखावा। ओके। और अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कोड है MK Live, ये टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और मेरी मेल आईडी जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम वार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।